महादेव केम छो भाई। अपर मून 6 डाकी और ग्यूतारो के मरने के बाद ओवर न्यू अपर मून 6 इस काइगाकू। तो ये काइगाकू कौन है, इसकी पावर क्या है और शॉर्ट ऑफ बैक स्टोरी मैंने इसके पार्ट 1 में कवर की है, तो आप पहले जाके वो वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या काइगाकू अपर मून 6 के लायक है या नहीं, जिससे हम उसे भूतपूर्व अपर मून 6 डाकी और ग्यूतारो से लड़वाई की। और वीडियो के एंड आते आते आपको पता चल जाएगा कि क्या काइगाकू अपर मून 6 रैंक डिजर्व करता है या फिर नहीं। सो लेट्स टॉक। तो समझो कि किसी भी डीमन के लिए अपर मून बनना एक ऑनर की बात होती है, और अपर मून बनने के लिए या फिर अपनी रैंक बढ़ाने के लिए किसी भी डीमन को ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस को मारना होगा, आई मीन ब्लड कंज्यूम करना होगा। और अगर कोई डीमन अपने से पावरफुल ह्यूमन, एग्जाम्पल के लिए हाशिरा या फिर कोई ऐसा ह्यूमन जिसका ब्लड ग्रुप रेयर हो, उसे मार के उसका ब्लड कंज्यूम करते, उसकी पावर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। और हाँ, अगर वो उनकी पावर या फिर रैंक के मुताबिक ब्लड कंज्यूम ना करे तो ऑब्वियसली उनकी पावर्स और रैंक घटती ही जाएगी। अगर हम डाकी और ग्यूतारो की बात करें तो वो 130 सालों तक अपर मून 6 रैंक पे रहे हैं, और डाकी अब तक 7 हाशिरास को मार चुकी है और ग्यूतारो अब तक 15 हाशिरास को मार चुका है। तो ये बात तो है कि दोनों के पास एक्सपीरियंस तो बहुत है। वहीं अगर हम काइगाकू की बात करें तो उसे डीमन बने ही अभी 6 से 7 साल ही हुए हैं, और किसी भी डीमन के लिए स्टार्टिंग के फेजेस में किसी भी हाशिरास को मारना इम्पॉसिबल है। पर हाँ, काइगाकू के पास गजब की पावर्स है। काइगाकू जब ह्यूमन था तो वो थंडर ब्रीथिंग यूजर था, और उसे थंडर ब्रीथिंग के सेकेंड फॉर्म से लेके 6th फॉर्म तक सभी फॉर्म्स आते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अगर वो डीमन बनेगा तो उसकी पावर तो इनहेंस होगी ही, और अगर वो डीमन से अपर मून बनेगा तो पावर तो 10x होगी ही, जिससे राउंड 1 में डाकी वर्सेस काइगाकू होगा और दोनों के पास पावर अपर मून की ही रहेगी। तो डाकी की बात करें तो उसका हथियार है उसके पट्टे, जिसे सो में ओबी स्लैश भी कहा जाता है। डाकी के ये जो पट्टे हैं वो दिखते नॉर्मल पट्टों की तरह है, पर असलियत में वो बहुत ही ज्यादा शार्प और ड्यूरेबल है। इन पट्टों ने तांजोरो की ब्लेड की जो धार थी उसे भी बिगाड़ दिया था, और ये सीधा डाकी के माइंड के साथ कंट्रोल होते हैं, जिसे डाकी से कहीं भी कभी भी किसी को भी तड़पा कर मार सकती है। और उसके पास बहुत सारे पट्टे होने के नाते वो एक ही समय पे 2 से 3 सोर्समैन के साथ लड़ सकती है। और अब अगर हम काइगाकू की बात करें तो काइगाकू थंडर ब्रीथिंग यूजर है, जिससे उसे थंडर ब्रीथिंग के सेकंड फॉर्म से लेकर 6th फॉर्म तक सभी के सभी फॉर्म्स आते हैं। और थंडर ब्रीथिंग यूजर होने के नाते ऑफ कोर्स उसकी स्पीड डाकी से तो ज़्यादा ही होगी, और उसने अपनी तरफ से थंडर ब्रीथिंग का नया 7th फॉर्म भी इन्वेंट कर लिया, जिसका उसने नाम रखा है फ्लेमिंग थंडर गॉड, जिससे काइगाकू का 7th फॉर्म मोस्ट डेंजरस हो जाता है। और अब हम अगर डाकी की बात करें तो उसका मोस्ट डेंजरस ब्लड डीमन 8 है 8 लेयर ओबी स्लैश, जिसमें उसके पट्टे एक साथ किसी भी ह्यूमन के 8 टुकड़े कर सकते हैं। अब अगर काइगाकू अपने 7th फॉर्म पे आए और डाकी अपने 8 लेयर ओबी स्लैश पे आए तो ऑब्वियसली जीत काइगाकू की ही होगी। वो आराम से बिना 7th फॉर्म के यूज के भी डाकी के सारे पट्टे और उसका गला काट सकता है। इसी बात से समझ जाओ कि जेनित्सु डाकी के पट्टों को आराम से काट सकता है। उसके मुकाबले काइगाकू तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसे थंडर ब्रीथिंग की काफी नॉलेज भी है। इवन साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई ने तो डाकी से लड़ने के लिए मना भी कर दिया था, क्योंकि वो बहुत वीक थी और हाशिरा लेवल से बहुत नीचे थी। इससे ये बात तो क्लियर है कि डाकी अपर मून 6 रैंक के साथ भी काइगाकू को नहीं हरा सकती, जिससे हमारा फर्स्ट रैंक का विनर हो जाता है काइगाकू। तो राउंड 2 के प्रतिद्वंदी है काइगाकू और डाकी का भाई ग्यूतारो, आई मीन ग्यूतारो वर्सेस काइगाकू। वो अपने अपोनेंट को डीमन बनने के लिए नहीं कहता, वो अपने अपोनेंट के साथ कोई भी फैंसी कॉन्वर्सेशन नहीं करता, सीधा घुसकर मारने लगता है। ग्यूतारो का जो हथियार है उसे कहते हैं सिकल्स, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लिटरली डैम डेंजरस। वैसे तो ग्यूतारो बहुत सारे ब्लड डीमन आर्ट परफॉर्म कर सकता है, पर ये 3 मेरे पर्सनल फेवरेट है और ये मोस्ट डेंजरस भी कह सकते हैं। फ्लाइंग ब्लड सिकल्स, रैम्पेट आर्क रैम्पेज, रोटेट सर्कल स्लैशेस, जिससे भाइयों परिणाम आप सबके सामने है। काइगाकू किसी भी एंगल से ग्यूतारो को हरा ही नहीं सकता, जिससे हमारे दूसरे राउंड का विनर है ग्यूतारो।